नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता से एग्जामों में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से जो भी कुछ एग्जामों में क्वेश्चंस बने हैं तो वो क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स है तो वो सारे पॉइंट्स फैक्ट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप ज़रूर पूरा देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में एक ओवरव्यू बता देता हूँ। इसे आप स्टोरी के जैसा सुन सकते हो, आपको ये आसानी से याद हो गया तो आप वैदिक सभ्यता से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ वैदिक सभ्यता थी क्या। तो जैसे कि इसका नाम है वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता यानी कि वेदों की सभ्यता। तो इस वीडियो में हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे। अभी वेदों की बात चल रही है तो याद रखिए वेद कितने होते हैं। तो वेदों की संख्या होती है 4, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और सबसे नया वेद पूछ लिया जाए तो याद रखिए सबसे नया वेद है अथर्ववेद। वेदों के ऊपर से ये वैदिक काल का भी 2 भागों में विभाजन हुआ है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो देखिए फ्रेंड्स कि जिस काल की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है उस काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल कहिए या पूर्व वैदिक काल कहिए, और इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का। और जिस काल की जानकारी हमको ये अन्य 3 वेदों से मिलती है, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उस काल को हम उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा था, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की जो संस्कृति है वो उत्तर वैदिक काल कहलाती है। और अब वैदिक सभ्यता यानी कि ये वैदिक सभ्यता क्या है, तो वैदिक सभ्यता यानी कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब ये आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है तो ये आर्य थे कौन, कहाँ से आए थे, तो इसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। जैसे कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य ये मध्य एशिया के निवासी थे। तो लोकमान्य तिलक के अनुसार आर्य ये आर्टिक यानी कि उत्तर ध्रुव से आए हुए थे। और जो हमारे समाज सेवक होके गए स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उनके अनुसार ये आर्य ये तिब्बत के निवासी थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद इनके अनुसार ये आर्य आल्प्स पर्वत के निवासी थे। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रदर्शित किए कि आर्य कौन थे, और इनमें से सबसे प्रचलित मत है मैक्स मुलर का। तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। तो हम लोग आर्य ये मध्य एशिया के निवासी थे यही पकड़ के चलते हैं। और ये जो वैदिक सभ्यता थी ना, तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी आप लोग याद रखिए। अभी हम लोग वेदों के पास जाते हैं, तो वेदों से आप लोग को क्या याद रखना है तो वो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से आप लोग याद रखिए कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 मंत्र है। ऋग्वेद में 10 मंडल में से 4 मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से 4 मंडल, जैसे कि तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। आपको तीसरा मंडल से याद रखना है कि गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और 7वें मंडल में क्या कि दशरथ के युद्ध के बारे में बताया गया कि आर्यों के जो राजा थे सुदास, तो इनका अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में बताया गया है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। सोम देवता यानी कि वनस्पति के देवता। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। अभी हम लोग देखते हैं यजुर्वेद से आपको क्या याद रखना है। तो यजुर्वेद से ज़्यादा नहीं, आप लोग बस इतना याद रखिए कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले यजुर्वेद में क्या है तो आप एटलीस्ट बता सकते हो कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। ठीक है, अभी देखते हैं सामवेद। सामवेद से आपको बस इतना याद रखना है कि ये संगीत, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। और 7 सुरों की संकल्पना ये सामवेद से ली गई है। और सामवेद का यानी कि सामवेद में जो साम है शब्द, तो साम का शाब्दिक अर्थ ही गान होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद में क्या होता है। अथर्ववेद से आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मवेद यानी कि
श्रेष्ठ वेद। और अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अभी अंधविश्वासों का विवरण यानी कि क्या, तो इसमें जादू टोना, रोग निवारण, शाप वशीकरण, औषधियाँ इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि किस वेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है, तो याद रखिए अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में एक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन दे दी, एक ओवरव्यू दे दिया कि वैदिक सभ्यता क्या थी। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर कि वैदिक सभ्यता से एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन बनते। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अभी नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 मंत्र है। अभी नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो ये आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो गायत्री मंत्र ये विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता यानी कि वनस्पति के देवता। अभी नेक्स्ट देखिए, किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है, तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य ये मध्य एशिया के निवासी थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा और ये सिद्धांत काफी प्रचलित है और हम इसे ही ज्यादा मान्यता देते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान को आर्टिक बताया है, तो आर्टिक किसने बताया फ्रेंड्स, तो आर्टिक बताया लोकमान्य तिलक ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बताया था आर्यों के बारे में, कि आर्य ये संभवतः तिब्बत क्षेत्र के निवासी है। और ऑप्शन बी में डॉक्टर संपूर्णानंद है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य ये आल्प्स पर्वत के क्षेत्र से आए थे। और ऑप्शन डी में मैक्स मुलर है। तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य ये मध्य एशिया के निवासी थे। तो ये चारों भी आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, आर्यों द्वारा कौन सा धातु खोजा गया था, तो आर्यों द्वारा खोजा गया था लोहा धातु। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वैदिक सभ्यता में लोहे को श्याम अयस्क के नाम से भी जाना जाता था। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि मानव ने सबसे प्रथम कौन से धातु का शोध किया था, तो मानव ने सबसे प्रथम तांबे का शोध लगाया। अभी नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था, तो ऋग्वैदिक समाज ये 4 वर्णों में विभाजित था। और ये 4 वर्णों के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। और ये चार वर्ण कौन से फ्रेंड्स, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। अभी नेक्स्ट देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक ये सामवेद को कहते हैं। साम ये शब्द का शाब्दिक अर्थ ही गान होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मवेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है, तो ब्रह्मवेद के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद की रचना किसने की थी, तो अथर्ववेद की रचना करी गई थी अथर्वा ऋषि द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अथर्ववेद में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, तो अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अभी नेक्स्ट देखिए, किस वेद में यज्ञों के विधि विधानों के बारे में बताया गया है, तो देखिए इसका आंसर होगा यजुर्वेद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यज्ञों के विधि विधानों के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, किस वेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है, तो जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद का पाठ पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद का पाठ पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यजुर्वेद के पाठ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो यजुर्वेद के पाठ पढ़ने वाले को अद्वयु कहते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसा बन गया कि अथर्ववेद के पाठ पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो अथर्ववेद के पाठ पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि सामवेद के पाठ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो सामवेद के पाठ पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। तो ये चारों भी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र है, तो अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अभी नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था तो उसको क्या कहते थे,
तो वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे बलि कहा जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र है? तो ऋग्वेद में कुल 10,600 मंत्र है और ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। अभी नेक्स्ट देखिए, आयुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो आयुर्वेद का संबंध ये ऋग्वेद से है और ये आयुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद है। अभी नेक्स्ट देखिए, गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो गंधर्व वेद ये सामवेद का उपवेद है। अभी नेक्स्ट देखिए, धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो धनुर्वेद ये यजुर्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट देखिए, शिल्पवेद किस वेद का उपवेद है? तो शिल्पवेद ये अथर्ववेद का उपवेद है। तो अभी मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ 4 वेद और उनके उपवेदों के बारे में। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र देवता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इंद्र देवता को विश्व का स्वामी भी कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। अभी नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के बारे में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी को। ये सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है ऋग्वेदिक काल में। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये सत्यमेव जयते है क्या? ये सत्यमेव जयते का इस्तेमाल भारत के राज चिन्ह में किया गया है और ये सत्यमेव जयते ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और मुंडक उपनिषद ये क्या है फ्रेंड्स? तो मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेद का उपनिषद है और वैदिक सभ्यता में ना वेदों के अलावा भी अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई थी, जैसे कि वेदांग उपनिषद, तो इनकी भी रचना ये वैदिक काल में हुई थी। तो वेदांग से अगर क्वेश्चन बन जाए कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या कुल 6 है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया है, ये याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखते, संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसने लिखी है? तो संस्कृत भाषा की व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है वो लिखी है पाणिनि ने और पाणिनि द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। अभी नेक्स्ट देखते, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को कौटिल्य और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिए फ्रेंड्स कि ये कौटिल्य या चाणक्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, ये एक ही इंसान है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अभी नेक्स्ट देखते, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पादक पदार्थ थे। अभी नेक्स्ट देखिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है और मनु ने मनुस्मृति की रचना करी थी और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति को ही माना जाता है। और याद रखिए कि ये मनुस्मृति ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का आज का लास्ट का क्वेश्चन और ये शॉर्ट वीडियो था और शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको कम समय में वैदिक सभ्यता समझाने की कोशिश करी। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आपको आइडिया आ गया होगा कि वैदिक सभ्यता से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामों में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।